आप अपनी ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। जब हम संविधान इस शब्द की चर्चा करते हैं तो हमारे ज़हन में जो तिथि सबसे पहले आती है वो होती है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, जिसको कि हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर वर्ष मनाते हैं, और हम जानते हैं कि यह वो दिन है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और संसार के मानचित्र में भारत एक गणराज्य के रूप में अंकित हुआ था। किंतु संविधान बनकर तैयार कब हुआ, यह तिथि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और 26 नवंबर 1949 यह वो दिन है जिस दिन भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया था, और इसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर करके और इसको इसके बनने की घोषणा कर दी थी। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के 16 अनुच्छेद जो उस समय लागू करने आवश्यक थे, उनको लागू भी कर दिया गया। यह अनुच्छेद नागरिकता, कार्यकारी संसद और निर्वाचन के बारे में थे। इस तरह से यह वो दिन था, 26 नवंबर 1949 का वो दिन था जिस दिन यदि संविधान निर्माता चाहते तो भारत के संविधान को लागू कर सकते थे, और आज उस तिथि को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना सकते थे। किंतु संविधान निर्माताओं ने ऐसा करने के बजाय 26 जनवरी के दिन को चुना, क्योंकि वे उस तिथि को भावांजलि देना चाहते थे जो कि 26 जनवरी 1930 के दिन जो घटना घटित हुई वो ये थी कि उसी दिन रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी, और उस तिथि के बाद से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को ही वो पूर्ण स्वाधीनता के रूप में इस दिन को मनाया करते थे। इस तरह संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी के दिन को चिरस्थायी बनाने के लिए, उसकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए उन्होंने इस दिन को संविधान के लागू करने के दिवस के रूप में स्वीकार किया। किंतु उसके पीछे यह 26 नवंबर का जो महत्वपूर्ण दिन है वो बैकग्राउंड में चला गया, और इस दिन को विशेष महत्व भारत के राष्ट्रीय जीवन में नहीं मिल पाया। इस दिन के बारे में लगभग 30 वर्ष के बाद 1979 में जाकर के भारत की राष्ट्रीय बार एसोसिएशन ने यह सोचा कि इस दिन के महत्व को पुनर्स्थापित किया जाए, तो उन्होंने इस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया, राष्ट्रीय विधि दिवस। किंतु ऐसा करने से भी यह जो दिन था इसका महत्व केवल वकीलों के लिए, न्यायाधीशों के लिए, कानून पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए ही सीमित रहा, और यह दिवस भी राष्ट्रीय महत्व का नहीं बन सका। बहुत लंबे समय बाद भारतीयों की इस महत्वपूर्ण तिथि को फिर से चिन्हित करने का प्रयास 2015 में किया गया, जब भारत बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहा था, और उस दिन, उस वर्ष में ही इस राष्ट्रीय विधि दिवस को बदल करके राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया, और इसे स्थायी रूप से भारतीयों के मन में स्थिति को अंकित करने का काम किया गया। तो आज हम 6ठा राष्ट्रीय संविधान दिवस मना रहे हैं। वास्तव में जब हम संविधान दिवस की बात करते हैं, और यहाँ पर मैं आयोजकों से इस बात के लिए क्षमा चाहूंगी कि आपने जब मुझसे ये आग्रह किया था कि मैं इस विषय पर बोलूं, और आपने मुझे ये स्वतंत्रता दे दी थी कि मैं संविधान से संबंधित किसी भी बात पर अपनी चर्चा कर सकती हूँ।
तो मैंने ये सोचा कि संविधान की विशेषताओं के बारे में सामान्यतः हम सब जानते हैं, उसकी संक्षेप में चर्चा की जा सकती है, किंतु भारत का ये जो संविधान बना वो किस जटिल प्रक्रिया से होकर के बना, यह हम लोगों के लिए जानना आवश्यक है, और पाठ्य पुस्तकों में भी इसके बारे में कम चर्चा मिलती है। तो मैं अपने व्याख्यान का जो प्रथम भाग है उसमें यह बताऊंगी कि हमारा संविधान किन जटिल परिस्थितियों से बन करके निकला है, और संविधान बनने का तात्पर्य केवल संविधान सभा के द्वारा जो लगभग 3 वर्षों में संविधान बनाया गया, केवल उतना ही नहीं वरन उससे पीछे का भी एक लंबा इतिहास है, मैं उसको भी छूने का प्रयास करूंगी। आयोजक यदि मुझे इसकी अनुमति दें तो मैं समझती हूँ कि, और मुझे यह भी सर बताएं कि लगभग कितने समय तक मुझे अपने व्याख्यान को समेटना है। 30 से 40 मिनट कर सकती है मैडम। जी जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये जो भारत का संविधान है, इसके जो निर्माण की गाथा है, ये बहुत एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। सामान्यतः हम ऐसा समझ लेते हैं कि भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया, और जो कि दिसंबर में 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में यह संविधान बनकर के पूर्ण हो गया। इतनी कम अवधि में किसी देश का संविधान नहीं बनता। संविधान बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो इतिहास के कहीं परतों के नीचे छिपी हुई होती है, और जैसे जैसे कालखंड बीतते चले जाते हैं वैसे वैसे संविधान में कुछ न कुछ बातों का जुड़ाव होता रहता है। और इस दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी एक जटिल उबड़ खाबड़ रास्तों से निकलती हुई, ऐसे लुहलुहान कर देने वाले रास्ते जिनमें न जाने कितने वीरों ने अपना लहू बहाया था, और उनके द्वारा बहने वाले प्रत्येक रक्त की बूंद के साथ साथ भारत में ब्रिटिश राज की जो चूलें हैं वो ढीली होती चली गई, और किस तरह से प्रत्येक सिलसिलेवार आंदोलन के बाद में ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि वो कुछ और सुधार भारतीयों के लिए प्रस्तुत करे, और ऐसा करते करते जब तक ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के सामने पूरी तरह घुटने नहीं टेक दिए तब तक यह प्रक्रिया चलती रही। संविधान निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो इसको हम 2 प्रकार से देखने का प्रयास करेंगे। एक तो संविधान की आत्मा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान की आत्मा का निर्माण कैसे हुआ, और दूसरा संविधान के आवरण का निर्माण कैसे हुआ, जिसे हम आज देखते हैं, तथ्यात्मक रूप में हम पढ़ते हैं, और एक मूलभूत अधिनियम के रूप में जब ये हमारे सामने प्रस्तुत हो सकता है। यदि संविधान की आत्मा की हम चर्चा करें तो इसका जो निर्माण है, संविधान की आत्मा वास्तव में भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। जो भारत की आत्मा है, और भारत क्या है जिसका निर्माण हजारों वर्षों की लंबी प्रक्रिया से हुआ है, और जिसका उल्लेख हम वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, हमारे महाकाव्य, जैन ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, न जाने कितने कितने भारत के जो राजे महाराजे हैं, उन सब ने मिलकर के उस भारत की आत्मा का निर्माण किया, और उसका प्रतिबिंब हमें हमारे संविधान में दिखाई देता है। और जब हम ये बात कहते हैं तो यह केवल मान्यता नहीं है, ये किसी के मन की गढ़ी हुई बात नहीं है, वरन यह हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा स्वीकृत तथ्य है, जिसे संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित किया गया। आज हमारे सामने गूगल का एक बहुत बड़ा खोज का माध्यम है, और हम यदि गूगल में सर्च करेंगे तो हम देखेंगे
कि भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर शांति निकेतन के जो चित्रकार थे, नंदलाल बोस और थेवर राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने किस प्रकार से संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर उस भारत की आत्मा को उकेरने का प्रयास किया जिसका निर्माण 5000 साल के लंबे कालखंड के परिणाम स्वरूप हुआ था। और भारत की वही आत्मा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रकट होती है, जिसके अंतर्गत न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के जो मूल आदर्श हैं, जिनको प्राप्त करने का प्रयास हम हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं, उन आदर्शों को भली प्रकार से चिन्हित कर दिया गया। जिसे हम राजधर्म कहते थे, जिसे ये कहा जाता था कि राजा सभा और समिति के परामर्श के बिना कार्य नहीं करेगा, वस्तुतः वह आधुनिक समय का संविधानवाद ही था। भारत में यह परंपरा नहीं थी कि राजाओं को स्वेच्छाचारी बना दिया जाए और राजाओं के दैवीय अधिकारों को स्वीकृत करके उनको असीमित निरंकुशता प्रदान कर दी जाए। भारत में ऐसा कभी भी नहीं हुआ भारतीय इतिहास में। इसलिए भारतीय राजनीति के जो मापदंड निर्धारित हुए वे सीमित शासन के मापदंड थे। यद्यपि राजा था, किंतु वह सार्वभौम धर्म और न्याय के सिद्धांतों के अंतर्गत कार्य करने की अनिवार्यता उस पर थी। जैसे उदाहरण हम ब्रिटेन के, फ्रांस के और जर्मनी के संविधानों में देखते हैं कि किस प्रकार का निरंकुश अत्याचार का नंगा नाच वहां पर चलता था, वैसे उदाहरण भारत में राजनीतिक फलक पर कम से कम दिखाई नहीं देते। वो जो कालखंड पूरा हुआ, उसके बाद विदेशी आक्रमणकारियों का एक युग भारत में प्रारंभ हुआ और हम देखते हैं कि यह संविधानवाद की जो संकल्पना है उसका एक प्रकार से पटाक्षेप हो जाता है, यह कहीं पीछे चली जाती है और विदेशी आक्रमणकारियों के साये में जो भारत में नया जो राजनीतिक तंत्र चला, उसमें कहीं निरंकुशता की बात सामने आई। और इन सब आक्रमणकारियों के अंत में ब्रिटिश राज भारत में आया और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारी बनकर के भारत में आई थी, उसने भारत के राजाओं के, स्थानीय राजाओं के आपसी संघर्ष और उनकी सत्ता की जो लालसा थी, उसका फायदा उठा करके उसने भारतीयों पर अपना वर्चस्व कायम किया और 1757 की जो एक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई, प्लासी का युद्ध, उसमें पूरी तरह से अंग्रेजी राज भारत में स्थापित हो गया। प्लासी के इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से मात खाई, वो परास्त हो गए और कंपनी का शासन भारत में स्थापित हो गया। कंपनी का ये जो शासनकाल था भारत में, यह वस्तुतः अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा किया जाने वाला भारतीयों का अनियंत्रित अत्याचार और शोषण का युग था। ब्रिटेन में जो मामूली से क्लर्क थे, वो भारत में अधिकारी बनकर के आते कंपनी राज के अंतर्गत और मालामाल होकर के ब्रिटेन में चले जाते। अधिकारियों की स्थिति यह थी और कंपनी की स्थिति यह थी कि वो दिनों दिन दिवालिया होती चली गई और उसको अंग्रेजी राज से ऋण की प्रार्थना करनी पड़ी। तब ब्रिटिश ताज को इस बात का आश्चर्य हुआ कि वहां जाने वाले जो अधिकारी हैं वो बहुत समृद्ध होकर के यहाँ आ रहे हैं और कंपनी दिवालिया हो रही है, तो कंपनी के भ्रष्टाचार का इस प्रकार से भंडाफोड़ हुआ और उसके अत्याचारों की जब गाथा वहां पर गई, जिसका एक सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि 1858 में, जिसे हम भारत का प्रथम स्वाधीनता आंदोलन कहते हैं, मेरठ के जो सिपाहियों का विद्रोह था, वो इस बात का प्रमाण था कि किस प्रकार से कंपनी के अधिकारी भारतीयों को धार्मिक और सामाजिक रूप से भी ऐसी प्रथाओं को मानने के लिए बाध्य करते थे जो कि उनके धर्म के विरुद्ध थी।
और यह जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, ये कम से कम 1 वर्ष तक चला और नाना साहब देशमुख, तांत्या टोपे, नाना फडणवीस, लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, न जाने कितने देशभक्तों ने इस समय अंग्रेजों से लोहा लिया। किंतु 1 वर्ष की कालावधि के बाद इस आंदोलन को कुचल दिया गया और 1858 के अधिनियम के साथ ही भारत में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज की स्थापना हो गई, ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित हो गया। अब 1858 के बाद का जो युग है वो भारत में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण का युग है। भारतीय संविधान के निर्माण की जो प्रत्यक्ष कहानी है वो यहां से प्रारंभ होती है और यह जो प्रक्रिया है उसको हम 2-3 रूपों में समझने का प्रयास करेंगे। यह वो अधिनियम था जिससे सीधे सीधे अंग्रेजी राज भारत में स्थापित हुआ और इसी अधिनियम के बाद भारतीयों ने इस आकांक्षा को प्रकट किया कि हमें भी हमारे शासन में कुछ सहयोग करने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार से 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 के जो अधिनियम आए वो क्रमिक सुधारों के अधिनियम थे। ऐसा होता था कि एक अधिनियम पारित होता, उसके बाद में भारतीयों की आकांक्षा जब पूरी नहीं होती तो भारतीय एक आंदोलन या अपने असंतोष को अभिव्यक्त करते और उस असंतोष के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को इस बात के लिए बाध्य होना पड़ता कि वे कोई नया अधिनियम लेकर के आए। फिर उसके खिलाफ असंतोष था और अधिक सुधारों की मांग होती और फिर एक नया अधिनियम आता। इस तरह से प्रत्येक अधिनियम के बाद में आंदोलन को और ज्यादा गति मिलती चली गई। इसलिए इस बात को समझना आवश्यक है कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया और भारत के स्वाधीनता संग्राम का जो आंदोलन है वो दोनों साथ साथ एक ही गति से आगे बढ़ रहे थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और बाद में कांग्रेस भारतीयों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई। अब जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें 2 प्रकार के विचारक थे। पहले वे जिन्हें कि नरम दल और गरम दल के नाम से जाना जाता था। नरम दल को मानने वाले वो लोग थे जो अनुनय विनय के द्वारा, प्रार्थना पत्रों के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के सामने बातचीत के द्वारा ये अपनी बात रखना चाहते थे और भारतीयों के लिए कुछ अधिक सुधार की बात करना चाहते थे। जबकि जो गरम दलीय नेता थे उनका यह कहना था कि अंग्रेजी सरकार एक अत्याचारी सरकार है और उसके कान पे ये जू नहीं रेंगने पड़ने वाली इस प्रकार के शांतिपूर्ण साधनों से, तो हमें अधिक उग्र साधनों को अपनाना पड़ेगा। इस प्रकार अधिक उग्र साधनों को लागू करने का जो युग है वो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हो गया। अंग्रेजी सरकार ने एक अन्यायपूर्ण ढंग से बंगाल का विभाजन किया और जिसे कि बंग भंग के नाम से जाना जाता है। और उसके पश्चात लाल, बाल और पाल की जो तिकड़ी है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इनकी जो त्रिवेणी थी वो बही और उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलनों की भूमिका भारत के लिए तैयार की। उन्नीस 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग की स्थापना भी मुख्यतः अंग्रेजी सरकार के
अप्रत्यक्ष समर्थन के आधार पर ही हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना के शीघ्र ही बाद जब 1909 में जो भारत परिषद अधिनियम आया और जिसे मॉर्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है, उसमें मुसलमानों को पहली बार पृथक निर्वाचन का पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दिया। वो नीति सरकार की जिसे राजनीति के नाम से जाना जाता है। फूट डालो और राज करो, इस नीति के माध्यम से अंग्रेजी सरकार ने भरसक कोशिश की कि भारतीयों को विभाजित कर दिया जाए, भारतीयों के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचल दिया जाए और किसी तरह से अंग्रेजी सरकार की सत्ता को भारत में और मजबूत रखा जाए। किंतु यह आकांक्षा फलीभूत नहीं हुई और कांग्रेस के नेतृत्व में एक नए युग का प्रारंभ हुआ जिसे कि गांधी युग कहते हैं। तत्कालीन जो परिस्थितियां थी वो ये थी, वैश्विक परिस्थितियों की यदि बात करें तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और उसमें जब जापान की सेनाएं भारतीय सीमाओं के बिल्कुल निकट आ गई, तब अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से आह्वान किया कि उन्हें ब्रिटिश सरकार का साथ देना चाहिए और भारतीयों ने इसी शर्त पर ब्रिटिश सरकार का साथ देने की बात रखी कि युद्ध के बाद में उन्हें स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा। किंतु युद्ध समाप्त होने के बाद भी उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी और 1919 के अधिनियम में उन्हें पूरी तरह से निराश कर दिया क्योंकि उसमें उनके स्वशासन की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया था। एक महत्वपूर्ण अधिनियम जिसको कि काले कानून के नाम से जाना जाता है 1917 में सामने आया और वो था रॉलेट एक्ट। यह जो रॉलेट अधिनियम है, ये अधिनियम एक अत्याचारी अधिनियम था जिसमें किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के बंदी बनाया जा सकता था, जेल में बंद किया जा सकता था, बिना किसी पूर्व सूचना के। और किस आधार पर बंदी बनाया जा रहा है इसकी भी कोई सूचना देनी आवश्यक नहीं थी और किसी भी व्यक्ति को किसी भी गतिविधि को बंद करने के लिए तुरंत कहा जा सकता था और भारतीय प्रेस पर भी नियंत्रण लगा। यानी कि भारतीयों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इस काले कानून के द्वारा पूरी तरह से कुचल दिया गया और जिसका परिणाम था कि महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में पहली बार सक्रिय हुए और गुजरात से निकल करके वे राष्ट्रीय राजनीति में आए और चंपारण और खेड़ा के 2 सत्याग्रहों के बाद एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह उन्होंने इस रॉलेट अधिनियम के खिलाफ प्रारंभ किया। इसी समय रॉलेट अधिनियम के विरोध में हम सब जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर के निर्देश के साथ रॉलेट एक्ट के विरोध में जो एक शांतिपूर्ण जनसभा हो रही थी और उसमें लगभग 6000 नर नारी विद्यमान थे, उनको गोलियों से भून दिया गया। लगभग 1500 लोगों की मृत्यु हुई, लगभग 3000 लोग घायल हो गए। इस प्रकार से ये कुख्यात और बहुत ही दर्दनाक जो हत्याकांड है ये अंग्रेजी राज में हुआ। इसके खिलाफ भी देशव्यापी प्रतिक्रिया हुई और उसके बाद की कहानी हम सब जानते हैं कि भारत में एक अहिंसात्मक जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। 1927 में 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया। सर साइमन ब्रिटिश सरकार के मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे और उन्होंने भारत आकर के भारतीयों को ये चुनौती दी कि वे ये स्वशासन की मांग कर रहे हैं लेकिन ये नहीं जानते कि अपना संविधान खुद कैसे बनाया जाता है। और इस तरह से जब उन्होंने भारतीयों की खिल्ली उड़ाई तो इस चुनौती को भारतीय नेताओं ने स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, जो एक प्रकार से भारत के संविधान का प्रथम खाका उसे कहा जा सकता है। इस नेहरू रिपोर्ट में भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य के मांग के साथ दोहराया गया था और इसी नेहरू रिपोर्ट के बाद में
प्रसिद्ध अधिघोषणा को दोहराया गया जो रावी नदी नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ली थी कि अब कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य के शर्त के साथ ही आगे बढ़ेगी, उससे कम की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के नेताओं को मनाने के लिए और साइमन कमीशन जो है वो असफल हो गया था। रावी नदी पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा शपथ ली जा चुकी थी और उनके रुख को देखते हुए ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। 1930, 31 और 32 में ये जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें देशी राजाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी भी उसमें सम्मिलित हुए थे और ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व जिसमें किया गया था और अंग्रेजी सत्ता, इस प्रकार के 3 पक्ष वहां पर उपस्थित थे, किंतु गोलमेज सम्मेलन बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इसने उस अधिनियम का मार्ग तैयार किया जिसे 1935 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है, और यह भी एक तथ्य है कि यही वो अधिनियम था जिसके मुख्य आधार पर भारत का वर्तमान संविधान टिका हुआ है। 1935 के इस अधिनियम की बहुत सारी बातों को लागू ही नहीं किया जा सका, किंतु इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों ने प्रांतीय विधानसभाओं के लिए हुए निर्वाचनों में भाग लिया और कांग्रेस को अपार सफलता मिली। कांग्रेस के बहुत सारे जो नेता हैं वो प्रांतीय विधानसभाओं में पहुंचे, किंतु यह 1937 में हुआ और 1939 में जब फिर द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो गया और फिर से भारतीयों को इस बात के लिए राजी किया गया कि वे युद्ध के बाद में स्वशासन की बात रखें और युद्ध में अंग्रेजी सरकार का साथ दें। भारतीयों ने फिर अंग्रेजी सरकार का युद्ध में साथ दिया, किंतु उसको स्वशासन के नाम पर फिर से असफलता मिली। भारतीयों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे। और क्रिप्स मिशन इन प्रस्तावों के साथ आया था कि किस प्रकार से भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाए, किंतु उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया गया और फिर से यह मांग जो है वो भारतीयों के असंतोष का कारण बना, क्रिप्स मिशन। और इसके जाने के बाद करो या मरो, डू और डाई और अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह एक तीसरा महान आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। इस आंदोलन के बीच में सभी भारतीय नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया और ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जो पूरे भारत में बिना किसी प्रत्यक्ष नेतृत्व के अपने आप ही अंतः प्रेरणा से फैल गया। द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटेन में भी श्रमिक दल की सरकार बनी, लॉर्ड वेवेल प्रधानमंत्री बने। श्रमिक दल की जो सरकार है वो भारतीयों के लिए अपेक्षाकृत कुछ सहानुभूतिपूर्ण थी और वो चाहती थी कि भारतीयों को अब सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाना चाहिए, और उसी के आधार पर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन ने पहली बार इस प्रस्ताव को मंजूरी दी कि भारतीयों का जो शासन है वो भारतीयों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, और संविधान सभा के निर्माण को पहली बार कैबिनेट मिशन में मंजूरी दी गई। यहां से संविधान निर्माण की प्रत्यक्ष रूप से कहानी प्रारंभ होती है और प्रत्यक्ष रूप से जो एक लंबा संघर्ष का जो इतिहास था, जो कि प्रत्यक्ष रूप से 1857 से प्रारंभ हुआ था और जिसकी परिणति 90 वर्ष के लंबे राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात होने जा रही थी, उसमें संविधान सभा का निर्माण किया जाना यह भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत मुस्लिम लीग को इस बात के लिए खुली छूट दे दी गई थी कि वो पृथक पाकिस्तान के निर्माण की अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठा सकती थी, और उसने ऐसा किया और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में
सम्मिलित होने से इनकार कर दिया और इस प्रकार संविधान सभा में जो सदस्य मूल सदस्य संख्या जो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सदस्यों यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया के तहत थी, वो 389 थी, 389 सदस्य थे, किंतु मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद सदस्यों की संख्या कम होकर के 299 रह गई। इस प्रकार से जो संविधान सभा बनी भारत के लिए, उस संविधान सभा के कुछ अब हम तथ्यों पर दृष्टिपात करते हैं। और वो जो संविधान सभा थी, पहली बात तो ये है कि जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, विधानसभाओं के द्वारा इसका संविधान सभा के और देशी राजाओं ने इनका मनोनयन किया था। इस प्रकार से देशी राजाओं और ब्रिटिश भारत इन दोनों को मिलाकर के क्षेत्र को छोड़ करके संविधान सभा में पूरे देश का प्रतिनिधित्व रहा। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा आहूत हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा की इस बैठक के बाद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1937 ब्रिटिश सरकार के द्वारा शीघ्र ही लाया गया और उस अधिनियम के लाने से और वो इस शर्त पर था कि संविधान सभा यदि अपने लिए संविधान निर्माण का कार्य यदि तेजी से कर लेती है तो ही उसे सत्ता हस्तांतरण के कार्य में तेजी दिखाई जाएगी। इस तरह से संविधान सभा ने तेजी से अपना कार्य करना प्रारंभ किया और लगभग 166 दिनों में उसने यह काम कुल मिलाकर के 166 दिनों में अपना कार्य अपनी प्रत्यक्ष सामूहिक बैठकों के द्वारा किया। संविधान के निर्माण के लिए 12 समितियों की स्थापना की गई थी और अपनी समिति प्रणाली के माध्यम से यानी कि बहुत अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग समितियों का निर्माण किया गया। मूल अधिकार समिति अलग, संघ शासन समिति अलग, केंद्र राज्य संबंध समिति अलग, भाषा के प्रश्न के लिए अलग समिति, जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए अलग समिति। इस प्रकार से अलग अलग प्रश्नों पर अलग अलग समितियों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। लगभग 9 महीने तक जब संविधान का ड्राफ्ट तैयार हो गया, तब 9 महीने तक उसको पूरे देश की जनता के लिए ओपन कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया और देश से राय मांगी गई कि भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया जाए। इस प्रकार से पूरे देश से 7,000 से भी अधिक संशोधन प्रस्ताव आए। उनमें से लगभग 2,500 संशोधन प्रस्तावों को संविधान सभा ने स्वीकार किया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत की संविधान सभा के जो सदस्यगण थे वे यद्यपि जनता के द्वारा निर्वाचित थे और जनता के ही प्रतिनिधि थे, किंतु स्वयं जनता ने भी संविधान को बनाने की इस प्रक्रिया में भाग लिया, संविधान के द्वारा दिए गए खुले निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए और इस प्रकार से एक श्रेष्ठ जो संविधान का जो प्रारूप है वो सामने आया। संविधान की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे, अन्य 6 सदस्य थे और प्रारूप समिति को एक संवैधानिक सलाहकार भी मिले जो BN राव थे। ये बहुत ही सुयोग्य ICS अफसर थे और इन्होंने पूरे संविधान को बनाने का जो मौलिक कार्य है वो BN राव ने ही किया था। इस प्रकार से 2 वर्ष 11 दिन और 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन में जाकर के भारत का संविधान, जो कि विश्व का सबसे लंबा संविधान माना जाता है, यह बनकर के पूर्ण हुआ। इस भारतीय संविधान की यदि कुछ खासियत की यदि बात करें तो भारतीय संविधान जो है वो कभी भी प्रिंट नहीं किया गया। मूलतः ये 2 भाषाओं में लिखा गया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसकी रचना की गई।
और इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नाम के भारत के एक प्रसिद्ध कैलीग्राफी राइटर थे। उन्होंने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी सहमति दी कि वे भारतीय संविधान को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में हाथ से लिखेंगे, और उन्होंने संसद भवन में बैठकर के ही, संसद भवन में उन्हें एक कक्ष आवंटित किया गया और उन्होंने 256 होल्डर निब्स का इस्तेमाल करके बहुत सुंदर लैंग्वेज में, बहुत सुंदर संविधान को हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखा। भारतीय संविधान की दोनों ही प्रतियों पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के इनके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर अंकित हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान के लेखन के लिए किसी भी प्रकार के वेतन को लेने से इनकार कर दिया था। इच्छा थी कि वो प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करके, प्रत्येक पृष्ठ की दोनों प्रतियों में जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं वो व्यक्ति है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कैलीग्राफर राइटर, जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा था। भारत के संविधान पर कुल 200, हालांकि 299 सदस्य थे, किंतु जो 284 सदस्यों ने 24 जनवरी को इस पर अपने हस्ताक्षर किए, और सबसे अंतिम जो हस्ताक्षर हुए वो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हुए थे। भारत का संविधान वर्तमान में अपने मूल स्वरूप में संसद के पुस्तकालय में एक हीलियम बॉक्स में सहेज कर रखा गया है, और हीलियम बॉक्स भी फ्रांस के सहयोग से इस संविधान के लिए खासकर वैज्ञानिक तरीके से इसको निर्माण किया गया, और 1980 में जाकर के इसको सुरक्षित करने का एक वैज्ञानिक प्रबंध किया गया। भारत का संविधान इस प्रकार से, इसकी जो इसके निर्माण की यह जो चीज है, इसके साथ ही अब हम इसके यदि तीसरे चरण की यदि बात करें तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। इसकी यदि मुख्य विशेषताओं की यदि हम चर्चा करते हैं तो इसकी ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य देशों के संविधानों में नहीं पाई जाती है। मूल रूप से जब भारत का संविधान बना तो इसमें 395 धाराएं, इसके 8 अनुच्छेद और यह 22 भागों में विभाजित था। और अब बढ़ते बढ़ते आज इसकी जो धाराएं हैं वो 448 धाराएं, 24 इसके भाग और 12 अनुसूचियों में यह विभाजित है। संविधान के इतने विस्तृत होने का कारण क्या है? अन्य देशों के संविधान की यदि बात करें तो अमेरिका का संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो वह मात्र 7 अनुच्छेदों का संविधान था, और अपने मूल स्वरूप में ही वो आज भी विद्यमान है और दुनिया का सफलतम संविधान माना जाता है। फिर ऐसा क्या था, भारत का संविधान इतना विस्तृत इसको क्यों बनाया गया? तो इसके पीछे भारत की बहुत सारी परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी थी, और भारत के संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि जो अनुभव अन्य देशों के संविधानों को, जो कटु अनुभव हुए वो भारतीयों को भी हो, तो उन्होंने अन्य देशों के संविधानों से सीख लेते हुए प्रत्येक उस बात का विस्तार से उल्लेख कर दिया जिसका उल्लेख अन्य देशों के संविधान में या तो नहीं है या उसका उल्लेख कड़वे अनुभवों के बाद में किया गया। भारत के संविधान में, जो कि एक संघात्मक संविधान का निर्माण करता है, केंद्र और राज्य दोनों की ही सरकारों की शक्तियों का विस्तृत उल्लेख उसमें कर दिया गया। भारत के संविधान में, जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, निर्वाचन किसी भी लोकतंत्र का प्राण होता है। निर्वाचन की पूरी व्यवस्था कैसे होगी, निर्वाचन आयोग के अध्याय में विस्तार से यह लिख दिया गया। संकट काल में, जो कि जब भारत का निर्माण हुआ था तब भारत एक राष्ट्रीय संकट से गुजर रहा था। निर्माण होने के बाद 1948 में ही भारत पर कश्मीर का आक्रमण हो, भारतीय कश्मीरी क्षेत्र पर पाकिस्तान का आक्रमण हो गया था, और हिंदू मुसलमान दंगे जो थे वो भारत में सर्वत्र चल रहे थे। तो एक आंतरिक और बाहरी आक्रमण का जो भय था, उससे निपटने के लिए संकटकालीन प्रावधानों को भारत में विस्तार से लिखा गया। भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग थे, उनकी सुरक्षा का एक बड़ा प्रश्न
क्योंकि अंबेडकर साहब खुद प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और वो इस विषय पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। और उन्होंने यह कहा, कांग्रेस के नेताओं को यह कहा कि यदि माइनॉरिटीज के प्रश्न पर किसी प्रकार से समझौता किया गया तो इस संविधान की प्रति को फाड़ने वालों में सबसे प्रथम व्यक्ति मैं होऊंगा। तो माइनॉरिटीज के अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाए, यह संविधान में विस्तार से लिखा गया। ओवरऑल भारत के नागरिकों के क्या अधिकार होंगे और क्या कर्तव्य होंगे, यह संविधान में लिख दिया गया। राज्य भविष्य में किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करेगा, यह मौलिक अधिकारों के अध्याय में विस्तार से लिखा गया। इस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई प्रत्येक महत्वपूर्ण बात का समावेश संविधान में कर दिया गया और यह विश्व का आज भी एक विशालतम संविधान है। इसकी एक प्रस्तावना है जिसे कि संविधान की आत्मा कहा जाता है और भारत के इस प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया, क्योंकि भारत का और अमेरिका का दोनों का ही संविधान वी द पीपल, हम भारत के लोग, इस वाक्यांश के साथ प्रारंभ होता है जो कि भारत को एक गणतंत्र घोषित करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा की गई है। अर्थात भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, जिसका अर्थ है कि ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन के ताज का भारत पर सत्ता समाप्त हो गई है। लोकतांत्रिक देश है और यह गणराज्य है। गणराज्य का तात्पर्य होता है कि किसी भी देश का जो शासन का अध्यक्ष है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाए, जैसा जो कि भारत में होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है और राज्यों में जो राज्यपाल है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसी तरह से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये दो शब्द भारतीय प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। किंतु भारत प्रारंभ से ही धर्मनिरपेक्ष राज्य था और धर्मनिरपेक्ष राज्य होने की कसौटी यह है कि राज्य का अपना कोई घोषित धर्म नहीं होगा और राज्य के सम्मुख प्रत्येक धर्मावलंबी को समान दृष्टि से देखा जाएगा। समाजवादी उद्देश्य का तात्पर्य यह है कि भारत में जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उन संसाधनों पर केवल कुछ व्यक्तियों का ही अधिकार, एकाधिकार नहीं होकर के वे संपूर्ण समाज की सामूहिक संपत्ति होंगे और इसको अंशतः स्वीकार किया गया और भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इसी प्रकार से भारत के संविधान की एक विशेषता है कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संसदात्मक शासन व्यवस्था भारत ने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की, जिसका अर्थ यह है कि सरकार के दो प्रधान होंगे, एक नाममात्र का प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान। नाममात्र का प्रधान भारत का राष्ट्रपति है और जो वास्तविक प्रधान है वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसी तरह से इकहरी नागरिकता, अर्थात नागरिकों के लिए केवल भारत की नागरिकता उपलब्ध रहेगी। अमेरिका की तरह यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका, अर्थात भारत की न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रभाव से बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी और ये सर्वोच्च है। सर्वोच्च का तात्पर्य यह है कि संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने का दायित्व कार्यपालिका का है और इसे न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात न्यायपालिका जिस किसी भी कानून को संविधान के विरोध में पाती है तो उसे अवैध घोषित कर सकती है। इसी प्रकार से जो अन्य विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, उनमें महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, अर्थात केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है और ये बंटवारा भी संविधान के द्वारा ही किया गया है। इसी तरह से व्यक्ति की गरिमा को स्थापित किया गया है और ये हम संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से देखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम भारत के संविधान जितनी भी विशेषताओं को
यदि एक निर्णयात्मक दृष्टि से अपने में लोक कल्याण विशेषता है, लोक के शासन को स्थापित करने वाली विशेषता है। और यह जो भारत का संविधान है, यह लोक की रक्षा के निमित्त ही उदय में आया है। यहाँ स्वेच्छाचारी शासन का कोई भी स्थान नहीं है। एक बार अमेरिका के एक प्रसिद्ध कानूनवेत्ता पीटर हैकर ने यह कहा था कि संविधानों का निर्माण इसलिए नहीं होता है कि को नियंत्रित कर सके। इसलिए भारत का संविधान इस बात की पुख्ता व्यवस्था करता है कि किस प्रकार लोग सरकार को नियंत्रित कर सके। भारतीय संविधान में अनेक ऐसे उपबंध हैं अल्पसंख्यकों के लिए जो बाध्यकारी व्यवस्थाएं हैं सरकार के ऊपर, वो सुनिश्चित करती हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है उसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और उन सब वर्गों के लिए जो किसी न किसी रूप में वंचित हैं, अपंग लोगों के लिए, उन सब के लिए संविधान जो है विशेष उपबंधों की व्यवस्था करता है। संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अर्थात जीवन का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ ही अब शिक्षा के निःशुल्क अधिकार को प्रत्येक भारतवासी के लिए आवश्यक बनाता है। भारत के संविधान की यदि नीति निर्देशक तत्वों के चैप्टर का यदि अध्ययन किया जाए, जिसमें कि कुल 23 उपबंध हैं, उन चैप्टर्स में भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को प्राप्त करने के साधनों का उल्लेख है। क्योंकि भारत के संविधान को जब प्रारंभ किया गया, लागू किया गया, उस समय केवल राजनीतिक और कानूनी लोकतंत्र को प्राप्त करने का ही प्रयास किया गया था। इसलिए लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ होते हैं, वे होते हैं राजनीतिक लोकतंत्र, कानूनी लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र। इनमें से प्रथम 2 कानूनी और राजनीतिक लोकतंत्र को और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र है उसे नीति निर्देशक तत्वों के समय समय पर लागू करने के साथ ही उसको लागू करने का प्रयास किया गया। इस तरह से यदि भारत का जो संविधान है उसकी यदि चर्चा की जाए, तो जैसा कि सुभाष कश्यप ने ये कहा था कि भारत का संविधान किसी एक ही समय में उसका निर्माण हो गया हो, ऐसा नहीं है, वरन दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग, अर्थात निरंतर बदलते समय के अनुसार जैसी अपेक्षा होती है वैसे ही संविधान को बार बार यदि बदलने का अनुकूलतम प्रयास किया जाता है तो वह एक गत्यात्मक संविधान होता है। और इस रूप में भारत का संविधान दुनिया के सर्वाधिक गत्यात्मक संविधानों में से एक है। अभी जनवरी में भारतीय संविधान में 104वां संशोधन प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को आगे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से यही वो संविधान है जिसमें संशोधन करके महत्वपूर्ण राइट टू इंफॉर्मेशन RTI का अधिनियम लाया गया। यही वो संविधान है जिसके अंतर्गत एजुकेशन अर्थात अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम लाया गया। यही वो संविधान है जिसके अंतर्गत प्रत्येक भारतवासी के लिए फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई। अर्थात लोग, और जो महात्मा गांधी का सपना था कि अंतिम व्यक्ति की पहुंच कहां तक है, उसी को देख करके ही भारत के शासन की नीति का निर्धारण होना चाहिए। और उसको प्राप्त करने का जो टूल है, जो साधन है, वो हमारा भारत का संविधान बना हुआ है।
किन समाचार पत्र के जो संपादक हैं, जनसत्ता के संपादक प्रभाष जोशी, उन्होंने एक बार कहा था कि जब से 1991-92 के बाद ये जो पूंजीवाद और जो ओपन इकोनॉमी का जिस मॉडल को भारत के शासन ने अपनाया है, तब से हम अमीरी को बढ़ाने की बात करते हैं, हम गरीब बात की चर्चा नहीं करते। और यह अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि गरीबी को कैसे दूर करें। इसका उपाय यह नहीं है कि हम अमीरी को बढ़ाएंगे तो सभी गरीब अपने आप, यह नहीं है। परिवर्तन आया है, उन नीतियों को किस प्रकार से भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ मेल किया जाएगा, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 1980 में एक केशवानंद भारतीवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने लाया गया था और उसमें भारतीय संविधान की जो मूल संरचना की अवधारणा सामने लाई गई थी। उसमें यह था कि भारतीय संविधान में चाहे जितने संशोधन व्यवस्थापिका कर सकती है, किंतु भारतीय संविधान की आत्मा का उसमें हनन नहीं होना चाहिए। उसकी जो मूल संरचना है वो बनी रहनी चाहिए। तो उस मूल संरचना को छेड़े बिना यदि भारतीय संविधान में युगानुकूल परिवर्तन किया जाता है, तभी वह युग के साथ आगे बढ़ सकता है। और आज की जो 21वीं शताब्दी की जो परिस्थितियां हैं, जिसमें पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है नेतृत्व करने के लिए, क्योंकि अन्य देश जहां पर उतार पर है, आज भारत की जो जनसंख्या है वो परवान पर है, क्योंकि भारतीय जनसंख्या का जो 65% है वो युवा है। और हमारे यहाँ चीन से भी अधिक युवा आबादी इस समय कार्यरत है। इस युवा आबादी को किस प्रकार से एक निश्चित चैनलाइज इसकी ऊर्जा में बदला जाए, यह एक संविधान के अंतर्गत ही इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, यह भी आज के शासकों के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो वस्तुतः कोई भी देश जब कोई प्रगति करता है तो उसकी प्रगति के पीछे उसके संविधान का के मौलिक ढांचे का सबसे बड़ा योगदान होता है। यदि हम अपने पड़ोसी देशों पर दृष्टिपात करें और दुनिया के अन्य देशों पर दृष्टिपात करें, तो हम ये पाएंगे कि जो देश भारत के साथ स्वतंत्र हुए थे, उनमें से बहुत कम अपने मूल संविधान को बचा पाए हैं, और न केवल बचा पाए हैं वरन उसके साथ साथ आगे बढ़े हैं। ऐसा एक अनूठा उदाहरण सिर्फ भारत में ही मिलता है। लेकिन यहाँ फिर मैं एक चीज की ओर आपका ध्यान यहाँ जरूर आकर्षित करना चाहूंगी कि इस संविधान के अंतर्गत भारत ने असीम आर्थिक उन्नति की है। भारत में आर्थिक समृद्धि का एक मॉडल भारतीयों को निश्चित रूप से मिला है, और इसी संविधान के अंतर्गत भारत में लोकतंत्र की जड़ें भी बहुत गहरी हुई हैं। किंतु यही वो 70 वर्ष का समय है जिस समय भारत में जनसंख्या का चरित्र और भारत की सामाजिक संरचनाएं बिखरी हैं और संकुचित हुई हैं। भारत की जनसंख्या का चरित्र किस हद तक नीचे से नीचे गिरता चला जा रहा है, ये हमसे छिपा हुआ नहीं है। और जब हम संविधान की बात करते हैं तो इस पक्ष को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए आर्थिक और राजनीतिक विकास निश्चित रूप से हुआ है, किंतु हमारी जनसंख्या के चरित्र को किस प्रकार से सहेज कर रखना है, कैसे हमारे भीतर के समूह भाव को, जो हमारी जनसंख्या को एक रख सकता है, वो समूह भाव जब तक हम बचा करके नहीं रखेंगे, तब तक हम भविष्य के भारत को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इसलिए उस समूह भाव की प्राप्ति के लिए इस संविधान दिवस को मनाना, यह भारतीयों के लिए एक बहुत सही समय है कि हम फिर से संविधान के निर्माण के उन रास्तों की ओर मुड़ मुड़ कर देखें कि कैसे हमारी पिछली पीढ़ियों ने हमारे आज के भारत के इस सपने को सार्थक करने के लिए अपना रक्त और अपने मांस की कुर्बानी दी थी, और इस समूह भाव को पुनः प्राप्त कर सकें। इसलिए इस संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थानों में और जनता के बीच में ये सामूहिक सार्थक चर्चा होनी आवश्यक है कि वास्तव में संविधान क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ। और यह फिर से दोहराने की बात है कि इसका निर्माण कोई किसी एक दिन में नहीं होकर के, ये हजारों वर्षों के एक लंबे कालखंड का एक नतीजा है, जिसे हम
भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में देखते हैं। आपने मुझे अपने बीच उपस्थित होकर के अपनी बात रखने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर बबीता जैन मैडम, आपने इस संस्थान को इतना बड़ा अच्छा अपना उल्लेख करके संविधान के पूरे इतिहास के बारे में बता करके, संस्थान इसके लिए आपका सदैव ऋणी रहेगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस संस्थान को दिया और आपने हमारे संस्थान के सभी साथियों को इस संविधान दिवस और उस संविधान कैसे बना इसका पूरा इतिहास की आपने एक परिलक्ष्य हमको बताया और परिदृश्य दिया, जिसका कि संस्थान पुनः आपका सभी हार्दिक हृदय से आपका धन्यवाद अदा करते हैं। मैं अपने संस्थान के निदेशक महोदय का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे वक्ता को चुना और उन्होंने हमें इस संस्थान के को सभी सदस्यों को इस संविधान के बारे में इतना अच्छी तरह से विस्तार से बताया। मैं उनका अपने संस्थान के निदेशक महोदय का भी आभारी हूँ और मैं अपने सभी साथियों का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अच्छी तरह से अपने इस भाषण को सुना। मैं संस्थान के हमारे जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं डॉक्टर श्री कुलदीप पांडे जी, उनका भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस संविधान के बारे में अपना जो भी प्रशासनिक कार्य था उसके बारे में सभी पत्र वगैरह दिए और उसको व्यवस्थित रूप से यहाँ पर मनाने का प्रयास किया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ एक डॉक्टर मुकेश बेरवाल जी का, जिन्होंने अपने प्रयास से एक जो इसका जूम का अपना सिस्टम होता है उसको लागू करवाया और इस मीटिंग को अपने कंटिन्यूअसली इसमें चलता रहे, इसके लिए उनका प्रयास बहुत सार्थक था। उन्होंने अपने प्रभाव से इसको सब्सक्राइब किया, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आभारी हूँ मैं अपने सभी साथियों का जिन्होंने इसमें भाग लेकर के अपना ज्ञान वर्धन किया। धन्यवाद सभी का। अब मीटिंग समाप्त की जा सकती है।